इनफाइनाइट लिमिट से। तो इनफाइनाइट लिमिट्स क्या होती हैं? इनफाइनाइट लिमिट्स ऐसी होती हैं जो जिसके अंदर जो लिमिट्स होती हैं। एनसीईआरटी मैं भी सोल्व कर रही हूँ सर, अभी एनसीईआरटी कर सकते हो। एनसीईआरटी सोल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट अगर क्वेश्चन कर करके देख रहे हो सारे के सारे तो वो मेंस में ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है गीता, मैं वो क्वेश्चन देख लूंगा, अगर कोई ग्रुप में से हेल्प कर दे तो बेस्ट है, ना करे तो फिर मैं देख लूंगा। ठीक है गीता। चलो ठीक है ऋषि। तो इनफाइनाइट लिमिट्स को शुरू करते हैं। इनफाइनाइट लिमिट्स क्या होती हैं? जिसके अंदर जब एक्स है ना मेरा, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो या फिर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, ये मेरी इनफाइनाइट लिमिट्स होती हैं। ठीक है। तो और ऐसी लिमिट्स को भी हम इनफाइनाइट लिमिट्स में ही इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसी लिमिट्स को भी हम इनफाइनाइट लिमिट्स में ही इंक्लूड कर देते हैं जिनका रिजल्ट इन्फिनिटी आए। उनको भी हम थोड़ा सा अभी फोकस में डाल लेंगे। जिनको लिमिट को कैलकुलेट करने के बाद इनफाइनाइट आ रहा है, उनको भी इसी के अंदर एक दो बात उसकी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे। सर आज रिलेशन फंक्शन किया, फुल थ्योरी पर गए, फर्स्ट एक्सरसाइज तो लगा यूजफुल नहीं है, तभी आपसे पूछा। हाँ तो वही कह रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव के लिए वो चीज इतनी हेल्पफुल नहीं रहेगी, क्योंकि कंसेप्ट तुम्हें आते होंगे सारे और लेवल कुछ है नहीं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का तो ना के बराबर लेवल है, उससे कोई कंसेप्ट बिल्डिंग या कुछ वैसा नहीं होगा। एनसीईआरटी उस बच्चे को सोल्व करनी चाहिए जिसके बेसिक्स और जो थ्योरी पे पकड़ है वो बहुत ज्यादा वीक है। उसको वहां से शुरू करना चाहिए, जिसको मतलब एबीसीडी का भी नहीं पता है। ठीक है। उसको सबसे पहले एनसीईआरटी सोल्व करनी चाहिए। बाकी अगर ठीक ठाक थोड़ा बहुत ऐसा है कि अगर हाँ भाई मेरे को कोई बताए तो एकदम से मुझे याद आ जाता है, मैं समझ भी जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उस तरीके से पढ़ा ही रहा हूँ कि तुम्हें इतनी सच कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ से मैनेज कर सकते हो। एनसीईआरटी या फिर कोई थ्योरेटिकल बुक करने से बेटर है अभी तुम कोई अच्छी बुक लगाओ जिसमें अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हो। वो ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, वो भी तुम्हारे को सब्जेक्टिव में हेल्प करेंगे। सर एल आर डी शर्मा की बुक सफिशिएंट रहेगी रिटर्न के लिए। हाँ जो 11वीं 12वीं का पार्ट है उसके लिए आर डी शर्मा मोर देन इनफ रहेगी एकता, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। ठीक है गीता, आर डी शर्मा की जो 11 12 के टॉपिक्स हैं वो इनफ रहेंगे, वो कर लो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी कर लोगे तो बहुत है। पूरी बुक तो बहुत बहुत बड़ी है 11वीं 12वीं की। चलो तो करते हैं डिस्कस। सबसे पहले आउटपुट जिसमें इंफिनिटी आता है उन रिजल्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला मान लो मैंने ये लिख दिया कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो और 1/x, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है गीता, अगर मैं ये रिजल्ट पूछूं तो ये रिजल्ट क्या रहेगा? और एक जगह मैंने लिख दिया, चलो पहले इसी की बात अगर मैं करूं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 1/x, अगर इसको देखें। अब जो जीरो है ना, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट प्रोसीड करता हूं तो कई बार हम ये गड़बड़ कर देते हैं कि ये 1/0 हो गया, और भाई 1/0 इन्फिनिटी होता है तो हम सोचते हैं कि ये सीधा इन्फिनिटी आएगा। ठीक है। बट थोड़ा सा अब 1 मिनट के लिए रुको। यहाँ पे जो x जीरो को अप्रोच कर रहा है ना, x जो है वो मेरा जीरो को अप्रोच कर रहा है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान रखना है, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को तुम्हें ध्यान रखना है जिनके अंदर जब हम जीरो को अप्रोच करा रहे हो या किसी भी नंबर को अप्रोच करा रहे हो, और अगर ये साइन चेंज कर रहा है इसके आसपास, अगर ये मेरा साइन चेंज कर रहा है आसपास, तो तुम डायरेक्टली लिमिट को प्रोसीड नहीं कर सकते। क्योंकि हम देखेंगे जीरो के लेफ्ट में या जीरो के राइट में ये चीज क्या कर रही है, अपना साइन चेंज कर रही है। सेम अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे लिखूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 10x, मान लो एक क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया। ठीक है। अगर मैं इन दोनों ही क्वेश्चंस में देखूं तो x भी और 10x भी जो है π/2 के नेबरहुड में साइन चेंज कर रहा है। वैसे तो यहाँ पे भी अगर मैं डायरेक्ट लिमिट लगा दूं तो 10 π/2 बन जाएगा, और 10 π/2 मेरा इन्फिनिटी लिख दोगे तो ये दोनों ही क्वेश्चन गलत हो जाएंगे फिर तुम्हारे ऐसे। अब अगर मैं इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूं, अगर मैं इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगी लिमिट एच अप्रोचेस टू एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस जीरो के राइट में अगर मैं लिमिट कैलकुलेट करूंगा तो 1/x होगा। और अगर इसके अंदर मैं क्या लगा दूं, मेरा सब्सटीट्यूशन यूज कर दूं, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो 1/0 प्लस एच, ये हो जाएगा।
अब इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये लिमिट रिड्यूस हो गई एच की फॉर्म में, और एच खुद भी पॉजिटिव है, सारी चीजें पॉजिटिव है। अब जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, और ये चीज प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाती हुई मुझे दिखेगी। सिमिलरली अगर मैं इसी के अंदर आर एच एल भी कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, राइट हैंड लिमिट भी करने की, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया यार, एल एच एल बोल के मैंने आर एच एल निकाल दी। इसको आर एच एल मान लो, इसको एल एच एल मान लो, ठीक है। हाँ मैंने आर एच एल बोल के एल एच एल बोल के आर एच एल कर दिया, एल एच एल अब कर लेते हैं। और यहाँ पे आ गई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, एल एच एल में आ गया जीरो माइनस, तो ये हो जाएगा वन ओवर एच। अगर मैं इसके अंदर सब्सटीट्यूशन कर दूंगा तो ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वन ओवर जीरो माइनस एच, ये हो जाएगा। अगर मैं जीरो माइनस एच को कराऊं तो जीरो माइनस एच में से जो एच है वो माइनस वाला वो बाहर आ जाएगा, और लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो हो गई, और ये वन ओवर एच बन गया। अब ये वाली चीज भी वही है, इसके अंदर साइन की कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि एच खुद भी पॉजिटिव है। यहाँ पे एच का थोड़ी ना कोई कंफ्यूजन है, यहाँ पे तो एच के नेबरहुड में एच जीरो को अप्रोच करा है, एच तो खुद पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट बनेगा ये बन जाएगा माइनस का इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिमिट इनफाइनाइटली भी एग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे जो लिमिट है वो इनफाइनाइटली भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जैक्टली डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाली सिचुएशन में चली जाएगी, ठीक है। अगर इसी की जगह वो तुमसे इनमें से कोई और क्वेश्चन करे, मान लो अगर उसने क्वेश्चन कर लिया ये वाला कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस वन ओवर एक्स, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका आंसर तुम इन्फिनिटी लिख सकते हो। अगर उसने तुमसे ये पूछा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, इसका आंसर भी मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि अगर मैं वन ओवर एक्स का ग्राफ देखूं तो वन ओवर एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखता है। मैंने तुम्हें रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ बताया था, याद है तुम्हें। रेसिप्रोकल फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर मैंने ना, सॉरी, जो रैशनल फंक्शन था, रैशनल फंक्शन के अंदर मैंने तुम्हें ग्राफ बताया था इसका। ये ग्राफ होता है, और मैंने चलते चलते कहा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, याद है। अगर जीरो के राइट में देखो इस इसी फंक्शन को, अगर मैं जीरो के राइट में देखूं, यहाँ जीरो है तुम्हारा, इसके राइट में देखूंगा तो राइट में फंक्शन मेरे को यहां जाता हुआ दिख रहा है इस तरफ, ये वाली वैल्यूज मेरी प्लस इंफिनिटी वाली है। और अगर जीरो के लेफ्ट में तुम देखो तो जीरो के लेफ्ट में फंक्शन कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ दिख रहा है। तो क्या इस फंक्शन की लिमिट जीरो पे एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही, दोनों अलग अलग जगह भाग रहा है ये फंक्शन दोनों तरफ से अलग अलग जगह भाग रहा है। तो ऐसे फंक्शन में जहां पे साइन दोनों तरफ चेंज हो रहे हो और इनफाइनाइट लिमिट बन रही हो, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट वाली सिचुएशन में ही जाएगा, उसका हम डायरेक्टली आंसर नहीं लिख पाएंगे। पहली थिंग ये क्लियर होनी चाहिए, मेरे को उम्मीद है। सेम कहानी तुम्हारी जो ऊपर मैंने टेन एक्स की बताई वो है। अगर मैं टेन एक्स की पाई बाई टू पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू माइनस टेन एक्स, तो ये जब मैं इसके अंदर सब्सटीट्यूशन करूंगा तो ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो टेंजेंट ऑफ पाई बाई टू माइनस एच। और टेन पाई बाई टू माइनस एच क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएगा, पाई बाई टू पे चेंज भी हो जाएगा, ये बन जाएगा कोट एच। अब कोट जो है राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पे ये प्लस इन्फिनिटी को भागेगा। और वैसे भी तुम देख सकते हो कि जो टेंजेंट होता है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ग्राफ से भी देखेंगे, मैं इसका भी ग्राफ भी बनाऊंगा एक बार। एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू प्लस पे अगर देखोगे टेन एक्स को, तो ये बनेगा तुम्हारा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो टेन ऑफ पाई बाई टू प्लस एच, ये बनेगा। और टेन पाई बाई टू प्लस एच होता है माइनस का कोट एच, ये क्या होगा, माइनस का कोट एच। और ये वाली चीज तो उसी को जा रही है, पर एक माइनस बाहर आ गया, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट वाली सिचुएशन है। अगर इनमें से कोई एक पर्टिकुलर पूछिए तो उसका आंसर तुम दे सकते हो। अब ये जो ऊपर वाली सिचुएशन बनी थी यही टेन एक्स के लिए बनती है तुम्हारी, सेम ऐसी सिचुएशन अगर तुम देखो तो। क्योंकि अगर टेन एक्स का ग्राफ अगर किसी ने देखा हो, वैसे तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा तुम्हें ये ग्राफ्स, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे पाई बाई टू है, और यहाँ पे पाई है, और यहाँ मान लो माइनस पाई बाई टू है। तो टेन एक्स का जो ग्राफ होता है ना वो जीरो से पाई बाई टू पे ऐसे भागता जाता है, और यहाँ पे ऐसे आता जाता है। सिमिलरली फिर पाई बाई टू पे ये होता है, फिर पाई के ऊपर देखोगे तो पाई के ऊपर यहाँ से ऐसे आता है,
और फिर यहाँ से आगे जाता है ये किस पे, 3 पाई बाई 2 पे। इस तरीके से ये ग्राफ बनता है tan का, अगर तुमने देखा हो तो। अब पाई बाई 2 के नेबरहुड में देखो जरा, पाई बाई 2 के नेबरहुड में, पाई बाई 2 के लेफ्ट साइड में देखो, पाई बाई 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी दिख रहा है मुझे। और पाई बाई 2 के राइट साइड में देखोगे तो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, तो ये माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है। तो ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा है दोनों ही सिचुएशंस में। बोलो हाँ या ना, ये बात क्लियर है। तो जब भी इनफाइनाइट लिमिट्स को प्रोसीड करने की बात आए तो इस तरीके से करना है, मतलब आउटपुट जब इनफाइनाइट आ रहा हो। अब हम देखते हैं कि जब लिमिट ही हमें इन्फिनिटी पे पूछी हुई होगी तो कैसे करेंगे। अगर लिमिट ही मेरी एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स है तो उसको हम किस तरीके से डील करेंगे, यही चीज समझनी है मुझे इसके अंदर। ठीक है। तो जब भी इन्फिनिटी को लिमिट लगानी है तो कुछ बातों का ध्यान रखना है हमें। ठीक है। कि भाई इन्फिनिटी में अगर इन्फिनिटी को जोड़ देंगे तो वो इन्फिनिटी ही रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। अगर इन्फिनिटी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, किसी पॉजिटिव स्केलर से, इन्फिनिटी को अगर किसी पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, के अगर ग्रेटर देन 0 है, तो भी वो इन्फिनिटी ही रहेगी। अगर इन्फिनिटी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया और वो नेगेटिव है, तो फिर वो क्या होगी, तुम्हारी माइनस इन्फिनिटी बन जाएगी, के जो है वो लेस देन 0 है। इन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। अगर इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कराया है तो वो इन्फिनिटी ही बनेगा। इन्फिनिटी की पावर 2, इन्फिनिटी की पावर 3, इन्फिनिटी की कोई फाइनाइट पावर अगर की है, फाइनाइट पावर, तो वो हमेशा इन्फिनिटी ही रहेगी। हाँ, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड कराया तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बताई थी मैंने तुम्हें। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी बन रही है तो वो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म ही है। इनको नहीं छेड़ना, इनको करने का तरीका फिर अलग हो जाएगा। बाकी ये सारी चीजें मेरे लिए नॉन है, इनको इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं समझना है तुम्हें, क्योंकि इनफाइनाइट लिमिट्स को जब डील करते हैं तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। तीसरा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी मैंने तुम्हें बताया था, ये भी मुझे नहीं पता, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को घटाऊंगा तो क्या होगा। इज इट क्लियर। तो मोटी मोटी तीन चीजें समझ लो बस इसके अंदर, बाकी तो लिमिट का जो इस तरीके का क्वेश्चन है वो अल्टीमेटली हमारी कॉमन सेंस पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है। बट इसके अंदर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि वो हमें तीन केसेस दे देता है। पहला, मतलब वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, ये मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही डिस्कस करूं अगर, बाकी तो डिपेंड करेगा। वो हमें दो पोलिनोमियल्स देगा, पी एक्स ओवर क्यू एक्स। ठीक है। इस तरीके से, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल्स। पी एक्स और क्यू एक्स क्या है मेरे, पोलिनोमियल्स हैं। ठीक है। तो तीन केसेस बनते हैं मेजर मेजर। पहला केस क्या बनता है कि भाई व्हेन डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो ग्रेटर देन है डिग्री ऑफ क्यू एक्स से, यानी कि न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल रखा है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है। ठीक है। तो इस केस में हमेशा जो लिमिट निकलती है ना तुम्हारी, इस केस में जो लिमिट हमेशा निकलती है, तुम इसमें सोल्व करो या ना करो, वो हमेशा इन्फिनिटी निकलती है। होता कैसे है, जैसे मैं एक एग्जांपल अगर तुम्हें यहाँ पे बताऊं, तो जैसे मान लो मैंने कह दिया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर लिख दिया मैंने 2x² प्लस एक्स प्लस 3 ये लिख दिया, और नीचे मान लो मैंने लिख दिया 2x+1। ठीक है। इस लिमिट को सोल्व करने का तरीका क्या है कि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है ना, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है, हाईएस्ट पावर है, उससे डिवाइड करा दो दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स की पावर 2 से डिवाइड करा दूंगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 प्लस 1/x+3/x², और अपॉन में 2 + 1/x²। अब एक्स को इन्फिनिटी अप्रोच करा दो, जब तुम एक्स को, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। हाँ, ये गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पे 2/x आएगा। ठीक है। हाँ, 2/x, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक कर दी थी, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे 2x को जब मैं x² से डिवाइड कराऊंगा तो 2/x बनेगा। ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ पे x को इन्फिनिटी अप्रोच कराऊंगा तो ये बन रहा है तुम्हारा 2, फिर यहाँ पे 1/x में जब इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे 0 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा, अपॉन में
ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो ये अल्टीमेटली 2/0 बन रहा है, और ये जीरो पॉजिटिव वाला जीरो है, पॉजिटिव साइड से जीरो है, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस की थी, तो ये जीरो भी प्लस साइड का है। तो फिर अगर ये प्लस साइड का है तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, जब डिग्री नीचे वाले की कम होगी ना, तो नीचे जीरो ही बनेगा फिर तुम्हारा। ठीक है। अगर अब मैं इसके अंदर दूसरा केस डिस्कस करूं, कि भाई जब डिग्री ऑफ पी एक्स जो होगी वो बराबर होगी डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। जब डिग्री ऑफ पी एक्स जो होगी वो इक्वल टू होगी डिग्री ऑफ क्यू एक्स के, तो जो इसके अंदर तुम्हारी लिमिट निकल के आती है ना, जो इसके अंदर तुम्हारी लिमिट निकल के आती है, लिमिट पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स जो निकल के आएगी, वो निकल के आएगी तुम्हारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ क्यू ऑफ पी एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ क्यू एक्स। ये आता है, सीधा भी आंसर मार सकते हैं हम इसके अंदर। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं तुम्हें बताऊं, कि जैसे मान लो मैंने कह दिया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी -2x⁷ प्लस 8x³ प्लस 9, और अपॉन में मान लो मैंने कह दिया कि तुम्हारा है 5x⁷ माइनस का 3x⁴ प्लस 8x²। ये दो पॉलिनोमियल्स दे दिए। अब काम वही करना है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड कराना है। जब हाईएस्ट पावर से तुम इसके अंदर डिवाइड कराओगे तो बनेगा क्या, ये तो आएगा -2, ये हो जाएगा 8/x⁴, ये हो जाएगा 9/x⁴ अपॉन में ये हो जाएगा 5 माइनस 3/x³ प्लस 8/x⁵ ये हो जाएगा। बिल्कुल वैशाली वंदना। अब अगर x की पावर इंफिनिटी अप्रोच कराओगे तो ये तो बना -2, ये हो गया जीरो, ये भी हो गया जीरो, अपॉन में ये हो गया 5 माइनस 3 और प्लस का जीरो, तो ये माइनस का 2/5 बन रहा है। ये चीज मैं सीधी भी देख सकता था यहाँ से, ये -2 है और ये 5 है। ठीक। और फाइनली अगर डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो मेरी कम है, अगर मेरी जो डिग्री ऑफ पी एक्स है इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ऊपर वाले की डिग्री कम है, नीचे वाले की ज्यादा है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो तुम्हारी लिमिट कैलकुलेट होगी, जो तुम्हारी लिमिट कैलकुलेट होगी वो आएगी तुम्हारी जीरो। ठीक। क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर जो नीचे वाली चीज है वो तो फाइनाइट बन जाएगी और ऊपर जीरो बच जाएगा, तो ये हमेशा जीरो कैलकुलेट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने तुम्हें कह दिया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2x+1 सिंपली ले लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 7 मान लो, ये कह दिया, ये है। अब देखो वही प्रोसीजर सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कराएंगे, जब कराओगे तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 1/x², और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 4/x प्लस 7/x², और जब इन्फिनिटी पे अप्रोच कराएंगे तो ये 0 प्लस 0 अपॉन में 1 माइनस 0 प्लस 0, तो ऊपर तो 0 है नीचे 1 है, तो अल्टीमेटली 0 आ गया। तो सीधा आंसर भी मार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तुम्हारी इनफाइनाइट लिमिट्स हो गई। बोलो हाँ या ना, समझे कि नहीं समझे। ठीक है। अब यहां से कई बार जो क्वेश्चन है ना वो तुम्हारा न्यूटन का लिबनिज फॉर्मूले पे भी बेस्ड आ जाता है। ये लास्ट चीज करेंगे इसके अंदर, फिर कॉन्टिन्यूटी शुरू करेंगे। वैसे मैं लिबनिज फॉर्मूला जो है ना वो तुम्हें शॉर्ट वाला लिबनिज फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। जो लिबनिज फॉर्मूला है वो मैं तुम्हें प्रॉपर वाला लिबनिज फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट वाला लिबनिज फॉर्मूला बता रहा हूँ, और ये मान के चलो यहां से क्वेश्चन आ ही जाएगा, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आजकल ट्रेंड में है इसके क्वेश्चंस। लिमिट का क्वेश्चन आता है तो 90% चांसेस है यहाँ से पूछ ले वो। ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है, ये मैं फुल वर्जन नहीं बता रहा हूँ इसका तुम्हें। ठीक है। इसका फुल वर्जन बताने के लिए मेरे को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हाई फाई चीजें, हाई फाई तो बोलना क्या ही बेकार की बात बोल रहा हूँ, हाई फाई नहीं, थोड़ी सी आगे की चीजें बतानी पड़ेगी, पार्शियल डेरिवेटिव, दो वेरिएबल का फंक्शन, ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें अभी हमने नहीं करी हैं। ये जो पूरा इसका प्रॉपर वर्जन है, ये जब मैं तुम्हें ना रियल एनालिसिस कराऊंगा, टू वेरिएबल वाला काम कराऊंगा, वो तुम्हारा एलटी ग्रेड के अंदर है पर जीआईसी में नहीं है।
तो उसमें वो बताऊंगा, बट अभी के लिए जो हमारा यूज होने वाला है वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो लिबनिस फॉर्मूला क्या होता है, देखो। लिबनिस फॉर्मूला कहता है कि अगर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज अगर मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है और वो उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन मान लो हो रहा है तुम्हारा, फंक्शंस क्या ले लूं, लिमिट्स ले ली मैंने अल्फा एक्स और बीटा एक्स। मतलब अल्फा एक्स और बीटा एक्स जो इसकी लिमिट्स हैं वो वेरिएबल लिमिट्स हैं। वो लिमिट्स क्या है तुम्हारी, वो तुम्हारी वेरिएबल लिमिट्स है। और ये फंक्शन कोई और वेरिएबल के अंदर लिखा हुआ है, जैसे एफ ऑफ टी डी टी। इसका जो प्रॉपर वाला वर्जन है, जो प्रॉपर वाला वर्जन है, इसका फुल वर्जन है, उसके अंदर ये जो होता है ना, ये एक एक्स और टी दो वेरिएबल का फंक्शन होता है, ठीक है। अब ये वाला जो है ना, इसका स्पेशल केस है, जो मैं बता रहा हूँ ये स्पेशल केस है। ये वाला इसका प्रॉपर जो मेन रिजल्ट होता है वो है, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये अभी हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए यही समझो बस कि अल्फा एक्स, मैं एक एग्जांपल भी कराऊंगा, बीटा एक्स दोनों एक्स एक्स के फंक्शंस हैं, और एफ ऑफ टी डी टी है। अब तुम क्या करना चाहते हो, तुम इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव करना चाहते हो एक्स के रिस्पेक्ट में। तुम क्या करना चाहते हो, इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो इस पूरे इंटीग्रल का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये एक तरीके से हो गया डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ये क्या हो गया, एक तरीके से डिफरेंशिएशन ओवर इंटीग्रल साइन। तो ये डिफरेंशिएशन कैसे होता है, वो कहता है कि तुम्हें क्या करना है, पहले जो अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट बीटा एक्स, इसको उठा के फंक्शन में पुट कर दो। इसको उठा के क्या कर दो, फंक्शन में पुट कर दो। और बीटा एक्स से इसका डेरिवेटिव करा दो, बीटा एक्स के डेरिवेटिव से इसकी मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। माइनस में फिर क्या करो, एफ के अंदर इसकी लोअर लिमिट पुट कर दो अल्फा एक्स, और फिर जो अल्फा एक्स का डेरिवेटिव है ना, उसको इससे मल्टीप्लाई करा दो। ये तुम्हारा क्या हो गया, लिबनिज फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं एक क्वेश्चन करूं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि भाई एक्स स्क्वायर से 2x+1 तक डिफरेंशिएशन, मतलब एक ये दिया हुआ है, और यहाँ पे फंक्शन जो है वो तुम्हारा मान लिया ई रेस टू द पावर टी है डी टी। ये तुम्हारा फंक्शन है, और मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। इस फंक्शन का हम क्या करना चाह रहे हैं, इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, ठीक है भाई। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा फिर देखो। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए तुम्हें सिर्फ क्या करना है कि अपर लिमिट जो है ना 2x+1, इसको उठा के t की जगह रख दो। तो जब इसको मैं उठा के t की जगह रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 2x+1, और इनटू में अपर लिमिट का डेरिवेटिव। अब अपर लिमिट का डेरिवेटिव क्या होगा, अपर लिमिट का जब डिफरेंशिएशन करोगे 2x+1 का हो जाएगा 2। एकदम ऐसे ही माइनस में ई रेस टू द पावर जो नीचे वाली लिमिट है उसको पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में डेरिवेटिव नीचे वाले का 2x। तो ये मेरा आंसर आ गया इसका, ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका, ई रेस टू द पावर 2x+1 माइनस का 2x ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, कोई डाउट है तो 1 मिनट के अंदर बोल दो, बस 2 मिनट में मैं इसको खत्म करके आगे बढ़ रहा हूँ फिर। ठीक है। अब जैसे कि देखो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ये कैसे यूज होगा लिमिट्स के अंदर, इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जीरो से एक्स स्क्वायर, अब रिपीट हो जाएगा ऋषि, कोस टी स्क्वायर डी टी। हाँ वही बता रहा हूं मैं शिवा, कैसे यूज होगा वो देखो, यूज कैसे होगा वही वही बता रहा हूँ, इधर देखो, समझ आ जाएगा तुम्हें कैसे यूज होगा। अपोन में है एक्स साइन एक्स, ये है, ठीक है। ये लिमिट तुम्हें सोल्व करनी है। अब जरा एक बार डायरेक्ट लिमिट लगा के देखो क्या बन रहा है। अगर मैं इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट प्रोसीड करूं, तो डायरेक्ट लिमिट प्रोसीड करने पे क्या होगा, डायरेक्ट लिमिट प्रोसीड करूंगा तो लोअर लिमिट भी जीरो हो जाएगी और अपर लिमिट भी जीरो हो जाएगी ऊपर तो, और नीचे क्या बन रहा है तुम्हारा, जीरो साइन जीरो। जिस इंटीग्रल की ऊपर और नीचे दोनों लिमिट जीरो हो जाती हैं, तो वो इंटीग्रल तो जीरो हो जाता है, ये तो पता ही होगा तुम्हें।
ऊपर अपर और लोअर लिमिट अगर दोनों ही जीरो हैं तो फिर कहीं से कहीं तक इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं। और सिमिलरली नीचे वाला भी जीरो। तो एक तरीके से जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। जीरो बाई जीरो फॉर्म बनती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लॉपिटल रूल यूज करेंगे। कौन सा रूल यूज करेंगे? लॉपिटल रूल को हम यूज करेंगे। लॉपिटल रूल क्या कहता है? लॉपिटल रूल ये कहता है कि भाई लिमिट तुम सोल्व तो कर लो, बट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग करना पड़ेगा और नीचे वाले का अलग करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। अब जब लिमिट्स कैसी दिख रही है तुम्हें, वेरिएबल, लिमिट्स कांस्टेंट नहीं है, लिमिट्स कैसी हैं, वेरिएबल। तो जब भी वेरिएबल लिमिट्स दिखेंगी तो फिर हमारा कौन काम करेगा इसके अंदर, लॉपिटल रूल काम करेगा। अब क्या ये तुम्हें ऊपर वाले जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो। क्या ये तुम्हें ऊपर वाले जैसा दिख रहा है, जो हमने लगाया वैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या बनेगा? तो पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले में एक्स स्क्वायर को उठा के फंक्शन में पुट कर देंगे टी की जगह पे। तो जब ऊपर वाले को उठा के मैं फंक्शन में पुट कर दूंगा तो ये टी स्क्वायर की जगह, टी की जगह एक्स स्क्वायर रखोगे और उसका स्क्वायर है, तो ये क्या कोस एक्स की पावर 4 नहीं हो जाएगा? और मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ठीक है। माइनस में अब जो लोअर लिमिट है जीरो, उसको उठा के मैं फंक्शन में रखूंगा तो ये बन जाएगा कोस जीरो। और मल्टीप्लाई में जो तुम्हारा जीरो है उसका डेरिवेटिव तो जीरो ही होगा, जीरो का डेरिवेटिव जीरो। और नीचे वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए मेरे को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो x एज इट इज साइन एक्स का कोस एक्स, प्लस में साइन एक्स एज इट इज और x का हो जाएगा 1। ये बन गया तुम्हारा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। ये वाला जो, अगर मैं इसको थोड़ा सा सुधार के लिख दूं तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, 2x कोस एक्स की पावर 4 और अपॉन में x कोस एक्स प्लस का साइन एक्स। अब देखो ये क्या बन रहा है, फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। देखो अगर x को मैं जीरो अप्रोच कराऊंगा तो ऊपर वाला भी जीरो है और नीचे वाला भी जीरो है ना, जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बट अब लोपिटल रूल लग जाएगा और इसमें लिबनिस की कोई जरूरत नहीं है। तो 2x एज इट इज, कोस एक्स की पावर 4 का कितना होगा भाई, कोस एक्स की पावर 4 का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 4x³ प्लस में कोस एक्स की पावर 4 एज इट इज और 2x का हो जाएगा डेरिवेटिव 2। अपॉन में नीचे वाले का फिर से करेंगे, x एज इट इज कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस में कोस एक्स एज इट इज और x का हो जाएगा 1। साइन एक्स का फिर से करेंगे तो कोस एक्स हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब लिमिट लगाओ फिर से। तो ये वाला पहले वाला पार्ट तो पूरा का पूरा जीरो बनेगा क्योंकि x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जीरो हो जाएगा। दूसरे वाला पूरा का पूरा पार्ट बनेगा तुम्हारा 2 cos 0, ये बनेगा। और अगर नीचे देखेंगे तो ये जीरो और प्लस का 1 और प्लस का 1, तो ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 2, आ गया 1। बोलो समझ आया कि नहीं आया जल्दी? क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब अगर ये क्वेश्चन आए सब्जेक्टिव में तो ये ऐसे ही होगा, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी ऐसे ही होगा क्योंकि इसके अंदर लॉपिटल रूल यूज कराना चाह रहा है। तो सब्जेक्टिव में भी यही अप्रोच लगाना चाह रहा है। इसके अंदर तुम्हें इसको करना ही है ऐसे। अभी मत सोचना कि सर ने तो लॉपिटल रूल कहा था तो मैं कोई और अपने तरफ की ट्रिक लगाऊं या इंटीग्रेशन करके कुछ ऐसा काम करूं। नहीं, वो ऐसे ही होगा, ये लॉपिटल रूल की तरह ही और सब्जेक्टिव की तरह ही हमने किया है। इसका कोई और सही तरीका नहीं बनता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब हम शीट करेंगे तो उसमें भी आएंगे, हम करेंगे डेफिनेटली। तो मेरे को उम्मीद है अब ये सारा का सारा लिमिट्स का जो पार्ट है वो कवर हो गया होगा। देखो लिमिट और भी बहुत तरीके की है, जितने तरीके की लिमिट बनाना चाहोगे उतने तरीके की लिमिट मैं बना सकता हूँ, उतने ही रिजल्ट्स भी बन सकते हैं। बट अल्टीमेटली लिमिट का जो हमारे को ओवरव्यू चाहिए था एक बढ़िया सा, वो आ गया, बेसिक्स क्लियर हो गए। अब जब क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर हमारी कॉमन सेंस ज्यादा काम करेगी। तो वो डिपेंड करता है जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उनको किस तरीके से टैकल करना है वो मैं तुम्हें करा ही दूंगा। तो अब मैं लिमिट्स अपनी तरफ से कंप्लीट मानता हूं। अब मैं इसके बाद चलता हूं कॉन्टिन्यूटी पे, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी में काम थोड़ा सा कम हो जाता है कंपेरेटिवली, इतना कुछ भयंकर काम नहीं है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन की हम क्या देखने वाले हैं, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी से क्या मतलब है, यानी कि फंक्शन जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। हाँ बोलो गीता, क्या क्वेश्चन है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो।
नहीं, क्वेश्चन इस क्वेश्चन का मैं जवाब अलग से दूंगा, गीता लास्ट में पूछना। इस तरीके के क्वेश्चंस बीच में मत किया करो, ठीक है। चलो, तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन अपने कंटेंट से रिलेटेड है तो जरूर पूछो, नहीं तो और बाकी के क्वेश्चंस को या तो शुरू में या लास्ट में या मेरे को मैसेज करके पूछा करो, ठीक है। क्योंकि फिर मेरे को पढ़ना पड़ेगा, सारा वेस्ट होगा। कोई इसमें कोई बुरा मत मानना, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है लगातार। अगर मैं हिंदी में बोलूं, कोई चीज अगर लगातार हो रही है तो उसको कॉन्टिन्यूअस वे में बोला जाता है। अब हमारे फंक्शन का लगातार होने का क्या मतलब? अब अगर तुमने हमारे फंक्शंस, जो मैंने स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस बताए थे, तो ये चीज तुम्हें उसमें से भी विजिबल होगी। मैंने सारे फंक्शंस बताए थे, कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, है ना। मैंने तुम्हारे को कांस्टेंट फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शन मैंने तुम्हारे को क्या बताए थे कि कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और कुछ फंक्शन ऐसे भी थे जो ब्रेक हो रखे थे, कुछ फंक्शन ऐसे भी थे जो नहीं थे कॉन्टिन्यूअस। याद हो अगर तुम्हें, मैंने कहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अच्छा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में एक मॉडुलस फंक्शन भी था तुम्हारा, एक मॉडुलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस था। कुछ ऐसे फंक्शन थे जो कॉन्टिन्यूअस नहीं थे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था। कौन सा फंक्शन था? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था। और 1/x था, रेसिप्रोकल फंक्शन था। ये सारे के सारे फंक्शन जो थे इस तरीके के, मैंने बताए थे कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूअस लिखा था। तो जो नहीं होते उनको फिर आगे मैं डिस लगा देता हूँ और वो हो जाता है डिसकॉन्टिन्यूअस। उनको क्या मैं बना देता हूँ? डिसकॉन्टिन्यूअस बना देता हूँ, है ना। अब ये तो चलो देखने की बात हो गई। ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ मुझे लगातार दिख रहा है, ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ टूटा ही नहीं, ये तो हो गया कॉन्टिन्यूअस। और अगर तुमने एक ऐसा फंक्शन बनाया जो टूट टूट के चल रहा है, ऐसा 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 ऐसा, ये फंक्शन हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस। बात तो इतनी ही है। बट मैथमेटिकली हम इस चीज को कैसे समझे? तो मैथमेटिकली समझने के लिए जब एक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करी जाती है ना भाई, तो वो दो तरीके से डिस्कस करी जाती है। एक तो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की जाती है एट ए पॉइंट, एक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट के ऊपर। जैसे तुमने फंक्शन की लिमिट निकाली थी एक पॉइंट के ऊपर, फंक्शन की लिमिट हमेशा किस पे निकलती है? एक पॉइंट के ऊपर निकलती है। सिमिलरली हम एक फंक्शन को एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, ऑन एन इंटरवल, एक इंटरवल के ऊपर भी हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस है या नहीं वो चेक कर सकते हैं। अब इन दोनों बातों को थोड़ा सा सेपरेटली पढ़ेंगे। पॉइंट वाली में काम है, कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल में इतना भयंकर काम है नहीं। अब पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने की बजाय मैं डिसकॉन्टिन्यूटीज को डिस्कस करता हूँ। जब हम डिसकॉन्टिन्यूटीज को डिस्कस करेंगे तो मुझे ये पता लग जाएगा कि फंक्शन को क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जनरली तो हम क्या करते हैं, पहले कॉन्टिन्यूटी देखते हैं फिर डिसकॉन्टिन्यूटी। मैं उल्टा करा रहा हूँ। पहले हम देखेंगे कि फंक्शन को दिक्कतें कैसे कैसे हो सकती है, हम उन दिक्कतों को खत्म करते जाएंगे और हमारे को एक फंक्शन एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है? मान लो ये तुम्हारा एक्स और वाई एक्सिस है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ के ऊपर मान लो एक्स इज इक्वल टू 2 तुम्हारा पॉइंट है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 का ये नेबरहुड में, अब ये नेबरहुड का मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए, बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल नेबरहुड है। यहाँ पे जो ये अपर लिमिट है इस नेबरहुड की, ये तो ऐसी ही है 2.0001 टाइप की। और जो लोअर लिमिट है वो 1.9999, इस पे ही सिमट गया। इतने ही इंटरवल की बात है। इस इंटरवल के ऊपर जब मैं फंक्शन का ग्राफ टॉर्च मार के देखूं ऊपर की तरफ, तो इस इंटरवल के ऊपर मेरा फंक्शन टूटा हुआ नहीं दिखना चाहिए। इस फंक्शन के ऊपर मेरे को फंक्शन क्या नहीं दिखना चाहिए? टूटा हुआ नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे फंक्शन मुझे लगातार दिखना चाहिए, कोई उसके अंदर ब्रेक ना दिखे। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ऐसा दिख रहा है तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, इतनी बात तो समझ ही रहे हो। अब इसके अंदर क्या क्या कहानी हो जाती है, इस छोटे से इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल के अंदर भी कितने कंसेप्ट आ जाते हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ कुछ फंक्शंस बनाने की कोशिश करता हूं, तुम मुझे बताते जाना कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, या इसको क्या दिक्कत है। जैसे कि मान लो मैंने पहला केस ले लिया, ठीक। पहले केस में एक मैंने ग्राफ बनाया। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे मैं वही x इज इक्वल टू 2 को कंसिडर कर रहा हूँ। मैं फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ अब इस पे।
ये वाली वैल्यू मान ली हमने कितनी है, 3 है। यहाँ पे ये बना दिया होल, और यहाँ पे बना दिया मैंने ये वाला जो पॉइंट है ये मान लो 5 है। ये फंक्शन समझ में आया, ये फंक्शन क्या बन रहा है? क्या इस फंक्शन को समझ पाए, ये फंक्शन क्या चीज है? यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जब दो से छोटी वैल्यूज ली तो फंक्शन 3 है, दो से बड़ी वैल्यू ली तो भी फंक्शन 3 है। पर जब मैंने दो के ऊपर देखा तो फंक्शन ने 3 वैल्यू नहीं ली, ये दो के ऊपर फंक्शन 5 वैल्यू ले रहा है। फंक्शन समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे ये नेबरहुड बनाओ एक छोटा सा, और ऊपर टॉर्च मार के देखो। जब तुमने ऊपर टॉर्च मारी यहाँ पे, जब तुमने यहाँ पे ऊपर ऐसे टॉर्च मारी, तो क्या ये फंक्शन तुम्हें कॉन्टिन्यूस दिखा? बताओ, क्या ये फंक्शन ऊपर लगातार दिख रहा है, या टॉर्च की लाइट बाहर चली जाएगी? टॉर्च की लाइट बाहर जाएगी ना इस होल में से, टॉर्च की लाइट इस होल में से बाहर जाएगी। तो ये वाला जो फंक्शन हो गया, ये हो गया कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाया ये टू के ऊपर। तो हम ये बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है ना मेरा, ये मेरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। तो पहली बात, ये समस्या नहीं होनी चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि जिस पॉइंट के ऊपर जब तुम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी देख रहे हो, तो वो पॉइंट कहीं और जाके बैठा है, एक छेद बना हुआ है, वो छेद नहीं बनना चाहिए। ये वाला जो टू है, ये वाला जो टू है, ये टू की वैल्यू अगर इसके अंदर आके बैठ जाती, ये टू की वैल्यू सिर्फ एक पॉइंट की जो वैल्यू है, अगर ये इस होल में आके बैठ जाती, तो ये फंक्शन फिर बढ़िया से कॉन्टिन्यूस हो जाता कि नहीं हो जाता? ना तो लेफ्ट साइड में कोई दिक्कत है, ना ही राइट साइड में कोई दिक्कत है, उस पॉइंट के ऊपर दिक्कत है। जब ना तो लेफ्ट साइड में दिक्कत हो, ना ही राइट साइड में दिक्कत हो, जब पॉइंट पे दिक्कत हो, ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अभी मैं इसको एक बार फिर डिस्कस करूंगा, बाकी एक बार तुम इनको विजुअलाइज कर लो। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फिर मैं वापस आऊंगा एक बार इस पे तुम्हें समझाने के लिए। तो पहली बात तो ये समस्या ना हो। दूसरी बात, दूसरी समस्या क्या ना हो, देखो, जैसे ये वाली समस्या तो हम सोल्व कर लेंगे, इसमें तो कोई इशू नहीं है। जैसे मान लो यहीं पे तुम्हारा x इज इक्वल टू 2 पॉइंट है, फंक्शन यहाँ पे ऐसा ही है, यहाँ पे ऐसा है। तो 2 के ऊपर फंक्शन यहाँ वैल्यू ले रहा है, और यहाँ नहीं ले रहा है। यहाँ पे होल बना पड़ा है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, अब ये 2 के नेबरहुड से टॉर्च मारो जरा। 2 के नेबरहुड से टॉर्च मारो जरा यहाँ से। जब मैं यहाँ पे 2 के नेबरहुड से टॉर्च मारूंगा, तो क्या ये फंक्शन सही दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है? ये तो सीधा ही खुद ही टूटा पड़ा है, इसकी तो कमर ही टूटी पड़ी है। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये तो टूट ही गया, खुद ही टूट गया ये फंक्शन। अब इस फंक्शन को क्या समस्या थी? अब इस फंक्शन को समस्या क्या थी? इस फंक्शन को वो जो ऊपर वाली समस्या थी वो तो है नहीं। 2 के ऊपर तो इसने यहाँ पे वैल्यू ले ही ली, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड वाले के साथ इसने समझौता किया, लेफ्ट साइड तक सही चल रहा था, फंक्शन के ऊपर भी सही चल रहा था, पर इसने राइट साइड में दिक्कत कर दी। इसने क्या कर दी? राइट साइड पे दिक्कत कर दी, पॉइंट के ऊपर दिक्कत नहीं करी। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को, यहाँ पे भी जो मेरा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस ही माना जाएगा भाई। डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 बोला जाएगा इस फंक्शन को। 2 के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इस फंक्शन की इस डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ऐसी जब भी डिसकंटिन्यूटी दिखती है, इसको हम बोल देते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ये फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक। तीसरी एक तरीके की और होती है, तीन ही तरीके की डिसकंटिन्यूटीज होती हैं। जैसे मान लो वो डिसकंटिन्यूटी तुमने अभी ऊपर भी देखी थी, जैसे कि कौन सी दिखाऊं? चलो वो वाली 1/x वाली ही देख लो। 1/x का मैंने अभी ग्राफ बनाया था। 1/x का ग्राफ कुछ ऐसा आया था, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा। ये 1/x का ग्राफ बनाया था जीरो पे। अब जीरो के ऊपर अगर मैं टॉर्च मारूं,
यहाँ पे तो भाई साहब फंक्शन बात ही अलग कर रहा है। यहाँ पे तो ऊंची ऊंची फेंक रहा है वो, कि भाई मैं जीरो के राइट साइड में तो इन्फिनिटी होके आया हूँ, जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी होके आया हूं। यहाँ पे तो बात ही साहब की अलग चल रही है। यहाँ पे कम से कम रेंज में तो बातें कर रहा था 2-5 पे। यहाँ पे तो साहब की बातें ही अलग हैं। यहाँ पे तो सिद्धि वो छोटी छोटी तो बात ही नहीं है, बड़ी बड़ी बात है सिद्धि की। इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी पे चल रहा है अपना तो सिस्टम, नीचे कुछ नहीं है। तो जब फंक्शन बहुत बड़ी बड़ी मारने लग जाए उल्टी सीधी, प्लस इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी की, इस तरीके की बातें जब फंक्शन मानना चाहे तो मानने लग जाए, तो समझ लेना वो पागल हो चुका है। और जब फंक्शन पागल हो जाता है, तो फिर उसकी थर्ड स्टेज आ जाती है, ठीक है। यानी कि रिमूवेबल वाली तो फर्स्ट थी, ये वाली रिमूवेबल वाली तो पहली सिचुएशन थी, फर्स्ट काइंड वाली दूसरी सिचुएशन थी। यहाँ पे वो पार हो चुका, उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 2। और इसको समस्या अब लास्ट स्टेज की है, जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ये बिल्कुल थर्ड स्टेज का पागल है, इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज सिर्फ यहाँ पॉसिबल है, इलाज तो कहीं पॉसिबल नहीं है। इलाज सिर्फ यहाँ पॉसिबल है इस वाले में, और कहीं पे भी इलाज संभव नहीं है। ये भी लाइलाज है, ठीक है। इसकी बात ही नहीं समझ में आती है, एक बार कुछ करता है एक बार कुछ करता है। और ये तो साहब है ही आर पार के, ठीक। तो इसको फिर भी लाइन पे लाया जा सकता है, बाकी दोनों को लाइन पे लाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है, अगर कहो तो सुना दूं। मेरी पर्सनल कहानी है इन डिसकंटिन्यूटी के ऊपर ही। जब मैं केवीएस पीजीटी का इंटरव्यू देने गया, केवीएस पीजीटी का इंटरव्यू दिया मैंने, तो उसके अंदर मैं ये भी बता दूं कि मेरे 60 में से 57 मार्क्स लगे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं जैसे ही इंटरव्यू देने गया, 5 मिनट लगाऊंगा बस, ठीक है। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू देने गया, मैं गया रूम के अंदर, उन्होंने मेरे से बाकी सारे अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर रहे थे, भाई माई सेल्फ दिस दिस दैट दैट ऐसे करके। तो मैं तो ऐसे ही मैं चला गया। तो मैं गया, तो और फिर मैंने भी अपना ये इंट्रोडक्शन तैयार किया हुआ था, ठीक है। हाँ, मेरे जो पहले मुझसे पढ़े हैं वो सेटिस्फाई उन्होंने सुनी भी हुई है ये कहानी। क्योंकि मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, उससे थोड़ा सा मेरे को लगता है थोड़ा कंसेप्चुअल भी बात है, तो तुम समझ पाओगे। मैंने बताई भी हुई है एक बार पहले, तो जल्दी वाइंड अप करूंगा ताकि टाइम ना लगे। तो क्या होता है, मैं जाके बैठा, उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, सीधा ही वो बोले कि क्या पढ़ के आए हो, क्या कर रहे हो, कैसी तैयारी है, ये सब बात करी। 4-5 क्वेश्चन पूछे इधर उधर के फालतू, जो मुझे नहीं आए। एनईपी उन्नीपी से रिलेटेड मैंने देखी ही नहीं, एनईपी की फुल फॉर्म ही नहीं पता होती थी मुझे। तो मैं बोला सर, कुछ कुछ मारे मैंने अंट, फिर वो बोला कि नहीं सर, मेरे को लग रहा है आपने पढ़ी नहीं है। फिर वो बोला चलो कोई नहीं मैडम, बात करेंगे आपसे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठी थी एक मैम, थोड़ी सी एज्ड थी, 40-45 के अराउंड होगी। तो बोली कि क्या पढ़ाओगे। तो मैं बोला मैडम आप जो कहोगे वो पढ़ाएंगे। तो बोली अच्छा, जो कहोगे वो पढ़ा दोगे। फिर मैं बोला हाँ, क्योंकि मैं शक्ल से पिछले साल ही था मेरा इंटरव्यू, नहीं पिछले से पिछले साल था, 2023 में था। 2 साल से ज्यादा हो गए इन बातों को देखो। तो उस टाइम मैं एकदम चिकना लगता था, एकदम ताजा, जो होता है एकदम नया नया चूजा निकलता है। तो वो सोची कि ये तो एकदम यंग लड़का है, इसको इस तरीके से उनको विजुलाइज हो रहा था कि ये बड़ा एकदम ऐसा नया नया निकला हुआ लड़का है। तो इतना कॉन्फिडेंस इसको, या तो ओवर कॉन्फिडेंट है या वो है। तो उन्होंने यूं कह दिया कि अच्छा, कि कुछ भी पढ़ा देगा। तो फिर मैं बोला ठीक है। तो बोली कि हाँ, मैं बोला मैं पढ़ा दूंगा। तो वो अपनी तरफ से सबसे मुश्किल टॉपिक बोली, वो बोली कि लिमिट्स पढ़ाओ चलो। और लिमिट्स ऐसे नहीं पढ़ाना, यूं बोली मुझे आता है, ये जो बाकी के बैठे हैं ना इनको लिमिट समझाओ, ठीक है। तो मैं ठीक है। तो फिर मैं जाके खड़ा हो गया, मैंने पूरा, मेरे को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला। केवीएस का इंटरव्यू बहुत अच्छे होते हैं, तुम्हें भी मजा आएगा अगर केवीएस में जाओगे ना। देखो, केवीएस के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि केवीएस के अंदर जो है समस्याएं हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम्स है, वो मैंने एक वीडियो में डिटेल में बताई भी है। बट केवीएस की हर स्टेज पे तुम्हें एक जो प्रोफेशनलिज्म, एक क्लास, एक बढ़िया स्टैंडर्ड जो फील होगा ना, वो हमेशा होगा। मैं उस चीज के लिए उसको हमेशा कहता हूँ कि वो बहुत अच्छी चीज है। मतलब सरकारी के अंदर सरकारी नहीं लगेगा तुम्हें। और ये एक सरकारी तंत्र से इस की इससे अच्छी बड़ाई नहीं हो सकती
जब सरकारी सिस्टम तुम्हें सरकारी ना लगे ना, तो मानो कि सरकारी बहुत अच्छा सिस्टम है। तो मैंने अपना 20-25 मिनट उनको बहुत बढ़िया से समझाया, थोड़े मजाक वजाक करके भी समझाया, क्योंकि वो बोली कि हमें बच्चा समझ के और फिर पढ़ाओ। तो उनको बढ़िया समझ में आ गया। फिर वो बोली आके बैठ जा, तो मैं बैठ गया वहां जाके। तो वो मुझसे बोली कि तूने लिमिट तो पढ़ा दी? तो हाँ, बढ़िया गीता। तो उसने मेरे से बोला कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होते हैं? तो मैं बोला टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होते हैं वो तीन होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी तीन होते हैं, मैंने यही बता दिए। तो बोले कौन कौन से? मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड काइंड। तो बोली पहले, सॉरी, रिमूवेबल फर्स्ट और सेकंड काइंड। तो फिर मैं वो बोली रिमूवल का एग्जांपल दो, मैंने उसको रिमूवेबल का एग्जांपल दे दिया, सिंपल सा कोई ऐसे ही। फिर वो बोली कि रिमूवेबल का मैंने उसको दिया था कि भाई सर मैडम साइन एक्स ओवर एक्स ले लो, है ना। तो ये एग्जांपल बता दिया कि व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो ये है, और जीरो पे मैंने 5 बता दिया। तो मैं 1 ले लोगे तो हट जाएगी। हाँ बिल्कुल अंकित। फिर दूसरे वाले पे मैंने उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता दिया, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे ही टूटता है। तो कहती है सेकंड काइंड का बताओ। तो मैं बोला सेकंड काइंड के में मैंने उसको पहले बताया 1/x, यही बताया 1/x वाला। तो बोली नहीं, 1/x पे तो सेकंड काइंड नहीं होती। तो बोली, फिर मैं बोला, मैं बोला मैडम कौन सी होती है? तो बोली फर्स्ट काइंड होती है। तो मैं बोला मैडम फर्स्ट काइंड तो नहीं होती, फर्स्ट काइंड तो तब होती है जब दोनों लिमिट्स फाइनाइट आती हैं और एग्जिस्ट करती हैं दोनों लिमिट फाइनाइटली और इक्वल नहीं आती। तो फिर वो यूं बोली कि नहीं नहीं, तो बोली कोई और एग्जांपल बताओ। फिर मैंने एग्जांपल दे दिया 10x का एट पाई बाई 2। 10x एट पाई बाई 2। 10x एट पाई बाई 2 का एग्जांपल दिया क्योंकि वो लेफ्ट में इंफिनिटी, वो अभी ऊपर बताया ना मैंने तुम्हें, वो भी तो ऐसा ही उठपटांग बिहेव करता है ये वाला, कि पाई बाई 2 के लेफ्ट में प्लस इंफिनिटी, पाई बाई 2 के राइट में माइनस इंफिनिटी, ऐसा ही बिहेव करता है। तो वो बोली नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आप इसके उसमें नहीं हो। फिर मैं बोला नहीं मैडम, मैं तो श्योर हूँ। तो बोली नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना, वही बोली मैंने कह दिया ना। तो मैं बोला मैडम मैं भी बोल रहा हूँ, आप चाहो तो मैं इसको बोर्ड पे और एक्सप्लेन कर देता हूँ जाके, मैं 500% श्योर हूँ। तो फिर यूं बोली अच्छा। तो फिर यूं बोली अच्छा आप इतने श्योर हो? फिर मैं बोला हाँ। तो फिर उसने मेरे से वो 1-2 मिनट के लिए चुप हो गई। फिर उसने मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछा, वो सोची कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है। तो मैं बोले इसको ऊपर वाले लेवल पे नहीं फंसाया जा सकता, इसको नीचे वाले लेवल पे फंसाया जा सकता। तो मेरे से पता सोचो उसने क्या क्वेश्चन पूछा। उसकी ईगो पे बात आ गई। वो बोली कि अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कि मान लो फर्स्ट क्लास में हो, ठीक है। तो फिर मैं हंसने लग गया। वो भी समझ गए, इंटरव्यू भी समझ गए कि भाई ये पीजीटी का इंटरव्यू देने आया है, फर्स्ट क्लास में क्या करेगा। तो और फर्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन पूछा मेरे को लगता नहीं वो आता भी है, सच पूछो तो। तो वो यूं बोले आप सपोज फर्स्ट क्लास में हो, और आपको बच्चों को ना नेगेटिव नंबर समझाने हैं, कि भाई -1, -2, -3 क्या होते हैं, उनको समझाओ। और भाई सच पूछो मैं इसमें हो गया एकदम ब्लैंक। मेरे को पता नहीं, -1, मैं फर्स्ट क्लास का बच्चा और उसको -1 -2 मैं कैसे समझाऊं। तो फिर मैंने कुछ कहानी वाणी बनाई थोड़ी मोड़ी, मेरे को नहीं लगा उससे कोई भी सेटिस्फाई, मैं खुद ही नहीं हुआ उससे सेटिस्फाइड। मैं बोला कि 5 डंडे खड़े कर दूंगा मैडम मैं। शायद मैंने यही एग्जांपल दिया था कि मैं 5 टिक्स खड़ी कर दूंगा धरती पे, और मैं कहूंगा कि 6 स्टिक्स उड़ाओ। मैं कहूंगा कि 6 स्टिक्स को तोड़ दो। तो फिर मैं बोला कि फिर मैडम वो 5 टिक तो गिराएंगे, फिर छठी उनको मिलेगी नहीं। तो मैं कहूंगा कि जो छठी नहीं मिली ना, वो -1 है। और अगर सातवीं भी नहीं गिराई तो फिर वो -2 है। तो फिर वो एक बोला सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये तो, इससे अच्छा तो सीधा ही बता दो। फिर मैं बोला कि ठीक है, फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैं हंस दिया। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने ये सोच लिया कि भाई या तो तू हार गया या तू पार गया। फिर मेरे को किसी ने, मैं बाहर आया तो मैंने एक दो मेरे फिर हाँ बिल्कुल प्राचीन एकदम से एग्जांपल दिया। फिर मेरे को एक दो दोस्त ने बताया ये एलिवेटर वाला एग्जांपल, लिफ्ट वाला। बोले यार लिफ्ट का एग्जांपल दे देता, कि भाई ग्राउंड फ्लोर से नीचे जब हम जाते हैं तो -1 -2 वहां पे दिखते ही हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को पता है कि -1 पे गाड़ी खड़ी है, -2 पे गाड़ी खड़ी है। तो मैं यार ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं है, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था ना, मेरे को लगा ऊपर जाएंगे, ऊपर कहीं तक भी चलो मैं चलता हूँ, नीचे कभी नहीं गए। नहीं, नंबर लाइन से ये नहीं करना होता इंटरव्यू, कंसेप्ट नहीं बताने होते। वो बात तो ये बोल ही देते हैं ना कि कंसेप्ट सीधा नहीं बताना, हमें आता है सीधा कंसेप्ट। तुम ऐसे कंसेप्ट बताओ कि नए बच्चे को पढ़ा रहे हो। उदाहरण का एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ अब उस टाइम याद नहीं आते, इंटरव्यू में बैठे होते हो ना तब याद नहीं आते। तो
ये पीछे की थोड़ी सी कहानी थी, बट फॉर्चुनेटली उन्होंने अ, उसके बाद फिर वो साइकोलॉजिस्ट मेरे से दो चार सवाल पूछने लग गया कि अगर आप स्कूल में हो, पीजीटी मैथमेटिक्स हो, आप प्रिंसिपल की कैसे मदद कर सकते हो अपने मैथमेटिक्स का यूज करके, मैथमेटिक्स बच्चों को कैसे समझाओगे, रियल लाइफ में क्या होता है, वो सब मैंने अच्छे से टैकल कर दिया। तो बोले बस ठीक है जाओ फिर। तो फिर फाइनली मेरे इंटरव्यू में बढ़िया नंबर लगा दिए उन्होंने। तो ये छोटी सी कहानी थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन बीमारियां हमारी है। सर कितना इंटरव्यू में दिए थे आपको? मेरे को 57 दिए थे, मैंने जो अपने हिसाब से कैलकुलेट किए थे शुभम। 56 पॉइंट समथिंग थे। 56.7 थे कि 8 थे, कुछ ऐसे ही थे। तो राउंड ऑफ में 57 या 56 ऐसे ही मान सकते हो, ये थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब फंक्शन का एग्जाम्पल तो, हाँ मेरे मैथ्स में 96 सही थे, बाकी खराब कहानी थी। अच्छा ऋषि। हाँ इंटरव्यू की सिचुएशन अलग ही होती है। खैर अभी डिस्कशन लंबा हो जाएगा, कल की तरह फिर हमारा कॉन्टिन्यूटी भी रह जाएगा, कॉन्टिन्यूटी खत्म कर लेते हैं। चलो छोटी सी कहानी थी, बता दी। आगे बढ़ते हैं। मैंने ज्वाइन किया था वरना फिर रिजाइन कर दिया। मैंने एक केवीएस की वीडियो डाली हुई है, उसमें सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है। चलो 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 चलते हैं, तुम देख लेना वो वीडियो। हाँ। अब बात आती है कॉन्टिन्यूटी की। अब एक फंक्शन जब कॉन्टिन्यूस होगा तो उसको क्या समस्याएं नहीं होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। कोई नहीं गीता, आपकी बार केवीएस की वैकेंसी आए तो बढ़िया तरीके से तैयारी करना, अच्छी जॉब है, इतनी बुरी नहीं है। कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट पे चलते हैं। तुम्हें पढ़ाना था ना ऋषि, इसलिए छोड़ दिया। कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट पे चलते हैं। अब कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट में इन सारी समस्याओं को खत्म करते हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या होगी, ये वाली जो यहाँ पे जो इसकी गर्दन टूटी पड़ी थी, इस गर्दन को उठा के यहाँ पे लेके आओ। ठीक है। ये जब ये वाली चीज उठ के यहाँ पे आ जाएगी, तो ये फिर ऐसे दिखने लग जाएगी, है ना? यहाँ पे इस वाली जो दूसरी वाली सिचुएशन थी डिसकंटिन्यूटी एट फर्स्ट काइंड के अंदर, यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे दिक्कत ये है कि दो के लेफ्ट में जो फंक्शन है ना, वो टू पे जा रहा है, और दो के राइट में फंक्शन तीन पे जा रहा है। तो ये वाली सिचुएशन हमने अभी सीखी है बहुत भयंकर तरीके से, कि ये तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो सबसे पहले फंक्शन के उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कराओ। फिर जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो फंक्शन फिर मुझे ऐसा दिखेगा। ये वाली रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में जो समस्या है, ये नहीं है। यहाँ पे फंक्शन थ्री पे जा रहा है और यहाँ पे भी थ्री पे ही जा रहा है। ये वाली समस्या खत्म हो गई। ये भी नहीं चाहिए थी वैशाली, थोड़े दिन की है। तो दो के ऊपर जो है फंक्शन की लिमिट दोनों तरफ से सेम है। ये बहुत बड़ा डिस्कशन है, किस दिन ये डिस्कशन मैं करूंगा जॉब्स को लेके, कि सेंटर की, खुद के स्टेट की, ये वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। बट अभी तुम्हारे को पढ़ना है तो अभी पढ़ो, ठीक है फिर करेंगे। तो दो के लेफ्ट में और दो के राइट में जो फंक्शन है वो यहाँ पे समस्या खत्म है। तो यहाँ पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करिए, बट इसके ऊपर एक समस्या और भी है, कि जो लिमिट आ रही है ना, वो फंक्शन के ऊपर उसकी वैल्यू नहीं आ रही। तो फंक्शन के ऊपर जो ये वैल्यू है ना, उस पॉइंट के ऊपर ये भी वही आनी चाहिए। ये भी वही आनी चाहिए जो कहाँ पे है, इस लिमिट के ऊपर है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है शुभम, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मेरे को ये बीच में कुछ डिस्कशन करना ही नहीं चाहिए, आज बढ़िया तरीके से हमारी सही टॉपिक चल रहा था। तो यहाँ पे चलते हैं। तो ये समस्याएं खत्म करो। सबसे पहले अगर एक पॉइंट के ऊपर हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, तो वो समस्याएं क्या है देखो। ठीक है। पहली समस्या ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एग्जिस्ट करनी चाहिए। एफ एक्स क्या करनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए। जब एग्जिस्ट करेगी तो लिमिट एट फर्स्ट काइंड जो है वो तुम्हारी खत्म हो जाएगी। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर ये जो लिमिट एग्जिस्ट करे, ये उसी के बराबर आए जो फंक्शन की वैल्यू थी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, सॉरी सॉरी सॉरी, जो फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू है, ये उसके इक्वल आनी चाहिए एफ ऑफ ए के।
अगर ऐसा होगा तो मेरा फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस बोला जाएगा और कोई दिक्कत इसके पास बचेगी नहीं, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो उसके अंदर हम इनफाइनाइट वाला केस भी खत्म कर चुके हैं। तो हमारे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन ये बन जाती है, सीधी सीधी सी, कि फंक्शन की जो लिमिट है वो उसकी फंक्शन वैल्यू के बराबर आ जानी चाहिए उस पॉइंट के ऊपर। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, उसके ऊपर की जो तीनों समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है। इसी इसी के अंदर जो है एक छोटी सी बात छुपी हुई हुई है कि लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके अंदर इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स बी और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स बी, वो दोनों क्या होंगी, बराबर होनी चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं इस चीज को। और ये फिर फर्दर हमारे फंक्शन वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। तो एक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने का सीधा सा तरीका एक पॉइंट के ऊपर ये है। अब लिमिट के जो सारे क्वेश्चन है वो मैंने तुम्हें करा ही दिए। लिमिट के क्वेश्चन अगर हो गए तो कॉन्टिन्यूटी खत्म, बस हमें इतना ही करना है। बट अब ये चीज आती है कि सर इन दोनों को यूज कब कब करना है, इन दोनों बातों को हमें यूज कब करना है। अब इन दोनों बातों को तभी वैसे ही यूज करना है जैसे तुम लिमिट निकालते टाइम यूज कर रहे थे। जब आप मेरे को एक वर्ड के अंदर बताओ, ये वाली चीज मैंने लिमिट के अंदर यूज करनी तुम्हें कब बताई थी, नीचे वाली, नीचे वाली चीज हमने यूज कब करी थी, बताओ। जो नीचे वाली लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, हमने कब निकाली थी, इसके लिए हमने क्या किया था, बताओ। अरे नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कब यूज किया था, जब हमें जो फंक्शन है ना, नहीं, यूज व्हेन फंक्शन इज पीस वाइज। जब मेरा फंक्शन था तब मैंने इसको यूज किया था। यानी कि फंक्शन टेक्स, हाँ फंक्शन ब्रेक हो रहा था, वेरी गुड। फंक्शन टेक्स, बिल्कुल बिल्कुल निशा, शुभम अब सही है। व्हेन फंक्शन टेक्स डिफरेंट वैल्यूज, या सिर्फ इतना लिखो फंक्शन ब्रेक्स अराउंड दैट पॉइंट, ये ज्यादा बेटर है। फंक्शन ब्रेक्स अराउंड एक्स इज इक्वल टू, अगर फंक्शन ए के अराउंड ब्रेक हो जाए तो ये होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऋषि, एकदम सही बात है। और जब नहीं होगा, दोनों तरफ सेम है, तो हम ये सीधी लिमिट यूज करेंगे। जैसे देखो दो एग्जांपल्स बताता हूं मैं तुम्हें। दो एग्जांपल्स बताने से पहले अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब होती है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तब होती है जब फंक्शन की तुमने लिमिट निकाली, वो तो एग्जिस्ट कर रही है दोनों तरफ से, बट वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल ना आए, तो हमारे फंक्शन के पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। यहाँ पे वो कहता है कि लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। लिमिट एग्जिस्ट ना करे, इसमें कौन सी वाली लिमिट एग्जिस्ट ना करे, एलएचएल और आरएचएल बराबर ना आए। यानी कि फाइनाइटली एग्जिस्ट तो करेंगी, एग्जिस्ट फाइनाइटली नॉट इक्वल टू, बट वो इक्वल नहीं होंगे, एग्जिस्ट फाइनाइटली बट नॉट इक्वल। ठीक है। और यहां पे क्या होगा, जो लिमिट्स होंगी वो इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगे। लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट आइदर, या मैं ये लिखूं, आइदर ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या तो वो एग्जिस्ट ना करे, और इनफाइनाइटली, या फिर वो इनफाइनाइटली ना एग्जिस्ट करे, या वो इनफाइनाइट बन जाए। अगर वो, और दे बिकम्स इनफाइनाइट, थोड़ा क्लियर लिख दूं, और दे बिकम्स इनफाइनाइट। तो इस तरीके की जो डिसकंटिन्यूटीज होती हैं वो हमारी सारी की सारी इस तरीके से डिफाइन होती है। इनके एग्जाम्पल साथ साथ डिस्कस कर लिए। ठीक है, जैसे कि मैं दोनों का एकदम एक बेसिक बेसिक सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे सपोज मैंने एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, साइन एक्स अपॉन में एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और मान लो मैं कह रहा हूं कि वन व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। या चलो ये तो कुछ ज्यादा ही रद्दी नहीं हो गया। मान लो मैंने कह दिया एक्स की पावर एट माइनस टू की पावर एट अपॉन एक्स माइनस टू व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, और यहाँ पे ले लिया मैंने 1024 व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू। एक क्वेश्चन तो ये है। एक क्वेश्चन मान लो मैंने कह दिया
कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-3। यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वो तुम्हें 2 के ऊपर करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 3। ये अब देखो, यहाँ पे जो मॉड x-3 दिया है वो तो कुछ इस तरीके से टूटेगा कि भाई वो x-3 होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यहाँ पे होगा माइनस का x-3 व्हेन x इज लेस देन 3। यही होगा। लेफ्ट वाला जो है वो पीस वाइज फंक्शन नहीं है, दूसरे वाला जो फंक्शन है वो तुम्हारा पीस वाइज है ना। तो जब ये वाला फंक्शन है तो क्या इसके अंदर एलएचएल और आरएचएल निकालने की जरूरत है? सर अगर एलएचएल इंफिनिटी और आरएचएल इंफिनिटी हो तब भी फंक्शन डिसकंटीन्यूअस बोला जाएगा दुष्यंत, और वो सेकंड काइंड की डिसकंटीन्यूटी रखेगा किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है दुष्यंत, ये वही बात हो गई दुष्यंत। दुष्यंत का एक क्वेश्चन आया है कि अगर सर लेफ्ट में भी इंफिनिटी और राइट में भी इंफिनिटी, तो दुष्यंत देख इस तरीके का फंक्शन दिखेगा तुझे। 2 के ऊपर लेफ्ट में भी इंफिनिटी और राइट में भी इंफिनिटी, ये है। अब ये दोनों तरफ इनफाइनाइट को जा रहा है, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? नहीं है ना। ये फंक्शन पे डिसकंटीन्यूअस बोला जाएगा, इसके पास सेकंड काइंड की डिसकंटीन्यूटी होगी। ठीक है दुष्यंत। हाँ, तो यहाँ पे पहली बात तो कि दोनों लिमिट्स अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है मुझे मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या निकालना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स, बस ये निकालना है लिमिट। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 अपॉन में एक्स माइनस 2, ये बनेगा। ठीक है, अब ये लिमिट कैसे भी सोल्व कर लो, अपना लोपिटल रूल लगा के सोल्व कर लो, सब्जेक्टिव में तो लोपिटल लगाना मत। यहाँ पे लगाओगे तो ये हो जाएगा 8x की पावर 7 और अपॉन में 1। तो ये हो जाएगा 8 इंटू में 2 की पावर 7, यानी कि ये आ गई 1024। और एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है, वो भी तुम्हारा 1024 ही आ रहा है। ये छुप गया थोड़ा सा, सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन की लिमिट है ना भाई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स, वो एफ ऑफ 2 के बराबर आ रही है। तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, वो मेरा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे अब मेरे को एल एच एल आर एच एल तीनों वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी। तो एल एच एल निकालूंगा तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस लगाऊंगा। यहाँ पे मेरा फंक्शन है माइनस का x-3, माइनस बाहर आ जाएगा, सब्सटीट्यूशन हो जाएगा h अप्रोचेस टू 0। यहाँ रख दूंगा 3 माइनस h-3, 3 से 3 कट जाएगा, ये -0 यानी कि 0 आ गया। आर एच एल निकालूंगा यहाँ पे अलग अलग, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस, यानी कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर हमारे को बात समझ में आ जाएगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं। और ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा 3 प्लस एच माइनस का 3, 3 से 3 कट गया, एच आ गया 0। ठीक है। और एफ ऑफ 3 कहाँ से निकलेगा, 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखो, यहाँ पे इक्वेलिटी है, यहाँ पे इक्वेलिटी है ऊपर वाले में, तो 3 को हम वहां रखेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख लेंगे एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, बस यही डिफरेंस है। तो ये भी मेरा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 3, वो कॉन्टिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 2। समझ गए या नहीं समझे, बोलो। इस डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड को ना, ये भी देख लेना, कहीं पे अगर तुम्हें ये लिखा मिल जाए, इसको मिक्स्ड काइंड भी बोल देते हैं, इस डिसकंटिन्यूटी को मिक्स्ड काइंड भी बोल देते हैं हम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो काम हो गया एक पॉइंट के ऊपर, अब दूसरे पॉइंट में हमें क्या कह रहे हैं, ऑन एन इंटरवल कह रहे हैं।
हाँ, तो अब अगर तुम्हारा ऑन एन इंटरवल की अगर वो बात कर रहा है, मिक्स काइंड बोलने का रीजन ये है गीता, कि इसके अंदर जो है दोनों बातें आ गई ना, कि या तो लिमिट एग्जिस्ट ना करे और वो या इनफाइनाइट आ जाए, दोनों बातें आ गई। कई बार जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट भी नहीं करती और इनफाइनाइट भी आ जाती है। तो दोनों ही सिचुएशंस के अंदर जो है हमारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड काइंड बोलते हैं। है ना, जैसे ये सिचुएशन भी आ रही है, ये वाली अगर फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है, मान लो साइन ऑफ 1/x-1 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 1 बात कर रहा है। ठीक है, तो जब इसकी 1 के ऊपर लिमिट निकालोगे गीता, तो वो क्या आएगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 1, साइन 1/x-1। तो ये साइन इन्फिनिटी बनेगा। और अब ये इनफाइनाइट तो नहीं आ रही। कल बताया था ना ये एग्जांपल, कल या परसों बताया था कि साइन इन्फिनिटी वाली सिचुएशन जो है वो एग्जैक्टनेस में समस्या है, वो फाइनाइट भी है ना, वो फाइनाइट भी है ना, उसमें सारी चीजें हैं, वो रियल भी है। बट साइन इन्फिनिटी जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो ये वाली चीज इसके अंदर जाएगी, फिर इसको सेकंड वाला बोलेंगे। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट काइंड की है, फाइनाइट है बट एग्जैक्ट नहीं है। तो इस तरीके की जो अजीब सिचुएशंस है वो सारी इसमें आ जाती है ना। इसलिए इसको हम मिक्स्ड को डिसकंटिन्यूटी बोल देते हैं। ठीक है, सेटिस्फाइड? मेरे से तो सवाल भी ऐसे ऐसे पूछते हो तुम, इसको ये बोलने का रीजन बताओ। चलो, उम्मीद है कि सारे जवाब मेरे को पता हो बस। ऑन एन इंटरवल की बात करते हैं, एक फंक्शन एक इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है। चलो, तो इंटरवल दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है, मतलब तीन तरीके के इंटरवल होते हैं। एक तो होता है तुम्हारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल तुम्हें सारों को पता है, ए कोमा बी, ऐसा। एक होता है तुम्हारा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कैसा होता है भाई तुम्हारा? इस तरीके का, क्लोज्ड ए बी, ऐसा, जिसमें ए और बी दोनों आते हैं। और एक आता है तुम्हारा सेमी ओपन इंटरवल। नहीं नहीं, तो सॉरी क्या है, अच्छी बात है इसमें पूछ रहे हो तो, मैं तो खुद की बड़ाई सुनने की कोशिश कर रहा था एक दो। सेमी ओपन इंटरवल क्या होते हैं? ए की तरफ से ओपन और बी की तरफ से क्लोज, या फिर बी की तरफ से क्लोज, ए की तरफ से क्लोज और बी की तरफ से ओपन, इनको सेमी ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो कॉन्टिन्यूटी है वो कैसे चेक होती है? देखो, अब ध्यान से एक बात समझ लेना, एक ही बार में समझ आ जाएगी, कितनी भयंकर बात नहीं है, फिर आगे समझाऊंगा। तुम्हें इन तीन तरीके से कॉन्टिन्यूटी पूछ सकता है, हालांकि 11वीं 12वीं के लेवल तक ये इतना मैटर नहीं करता, बट कंपटीशन में हो सकता है ऐसी कुछ वो बात कर दे बाई चांस, तो फिर हमें पता होनी चाहिए। देखो, इस वाले के अंदर ए और बी तो है ही नहीं। पहला जो ओपन इंटरवल है इसमें ए और बी तो इंक्लूडेड ही नहीं है, तो उनके ऊपर चेक करने का मतलब भी नहीं बनता है। तो हमें ये बोलना है कि कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हर पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे बीच में, जैसे 2 से लेके 5 तक का ओपन इंटरवल है, इस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या है? ठीक है गीता, 2 से 5 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर तुम्हारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, हर एक इनफाइनाइट जितने भी पॉइंट है सबके ऊपर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये पहली कंडीशन तो सेम ही है। ठीक है, पहली कंडीशन इसके अंदर सेम है कि ए और बी के बीच के हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, प्लस में कॉन्टिन्यूअस एट ए एंड कॉन्टिन्यूअस एट बी। अब तुम ये सोचो, ए के ऊपर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल पाओगे? भाई ए के ऊपर कॉन्टिन्यूअस होने के लिए मतलब क्या है कि लेफ्ट से लिमिट, राइट से लिमिट, और फंक्शन वैल्यू ए के ऊपर सेम आनी चाहिए। सिमिलरली बी के ऊपर क्या तुम राइट हैंड लिमिट निकाल पाओगे कि भाई राइट साइड में देखूं तो बी के राइट में तो कुछ है ही नहीं, बी के लेफ्ट में है बस, और बी के ऊपर है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर फिर कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? तो मेरे इंटरवल में है ये। तो कॉन्टिन्यूटी एट ए कैसे चेक होती है? कॉन्टिन्यूटी एट ए में ये कहता है कि अगर ए के लेफ्ट में कुछ नहीं है ना तो छोड़ दो, तुम्हें सिर्फ क्या देखना है कि ए के राइट में देखो और उसकी फंक्शन वैल्यू देख लो, बस इतनी बात देख लो, अपना काम बन गया ए के ऊपर। सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस एट बी के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो वहां पे वो कहता है कि बस इतना काम कर लो, बी के लेफ्ट में देख लो और फंक्शन वैल्यू देख लो। अगर ये बराबर हैं दोनों बातें, ये तीनों बातें,
तो मेरा फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। और एकदम सेम यहाँ पे है, ए से बी के बीच में सारे के सारे वो होने चाहिए। अगर अब मैं यहाँ पे क्लोज्ड बी की तरफ से देख रहा हूँ तो ए को तो अब चेक ही नहीं करना है, इसके अंदर ए तो इंटरवल में है ही नहीं। बी को चेक करना है तो बी को कैसे चेक करेंगे, बी की लेफ्ट लिमिट और उसके ऊपर फंक्शन वैल्यू। ए को चेक करना है, बी को छोड़ना है दूसरे वाले में, तो ए की राइट हैंड लिमिट और उसके ऊपर फंक्शन वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बोलो क्लियर हुआ सारा का सारा। अब बात ये आती है कि सर ए और बी को तो हम डील कर लेंगे, बीच के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कैसे डील करें। अब बीच के इनफाइनाइट पॉइंट्स को डील करने के लिए हमारे कुछ रिजल्ट्स होते हैं, जो रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए, डायरेक्ट रिजल्ट्स। कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो मुझे क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, इफ एफ एंड जी इज continuous at x is equal to a, अगर मेरे एफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूस है ए के ऊपर, देन, तो फिर इसके बाद वो कहता है कि देन एफ प्लस जी, दोनों फंक्शन का सम, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाई जी, जी जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। पांचवा, के इंटू एफ, ठीक है। छठा, एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, ऑल आर कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। कहता है कि अगर ए के ऊपर एफ एफ और जी दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका डिवीजन, जिन नीचे वाला जीरो ना हो, उसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन, उनकी कंपोजिशन, ये सारे कॉन्टिन्यूस माने जाएंगे उस पॉइंट के ऊपर और उस इंटरवल के ऊपर भी। ठीक है, ठीक है, बोलो। दूसरी बात, कुछ स्टैंडर्ड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो तुमने देख लिए ऑलरेडी, तुमने फंक्शंस के अंदर देख लिया, अब तुम मुझे क्वेश्चन नहीं करोगे कि सर ऐसे कैसे। तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, उनका मैं भरपूर यूज करूंगा। उनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें चेक करने की कोई समस्या नहीं आएगी, उनको हम डायरेक्टली रिजल्ट्स की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि पोलिनोमियल फंक्शन जो है, सबसे पहले, पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, या मैं बोलूंगा इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, फिर अगर मैं तुमसे कहूं कि मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, था कि नहीं था? ध्यान दो, याद करो इन बातों को, ये सारे के सारे मैंने तुम्हें बताए थे। कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर, कॉन्टिन्यूस फंक्शन आर के ऊपर, कांस्टेंट फंक्शन आर के ऊपर कॉन्टिन्यूस होता है। छठा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर। ठीक है, अब ये मैंने तुम्हें बताया नहीं है, ये मैं बता दूंगा। साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस ऑन आर, ये पूरी रियल पे कॉन्टिन्यूस हैं, पूरे के पूरे रियल नंबर्स के ऊपर कॉन्टिन्यूस हैं। तो कोई कोई छोटा पॉइंट, कोई छोटा इंटरवल, इनको तो चेक करने की समस्या ही नहीं है हमारे पास। सातवां, लॉगरिथमिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन, लॉगरिथमिक फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा, जीरो से इंफिनिटी पे होगा, बस ये बात ध्यान रखना, इसमें हर जगह मत मार देना। ठीक है, लॉग जो फंक्शन होगा वो हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। इन सारे फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी अगर आई तो मैं उनको चेक नहीं करूंगा, उनको मैं यूज करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया तुम्हें कि एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां लिख दिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या लेस देन इक्वल टू 2, और या लेस देन इक्वल टू 0 लिख लो। और मान लो मैंने कह दिया तुम्हें कि यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया log x,
व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब मैंने कह दिया कि चेक द कॉन्टिन्यूटी, बस इतना वर्ड जोड़ दिया। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ सकता है इस तरीके का तुम्हारे, चेक द क्वांटिटी। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये सब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, बट सब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन वो बना सकता है, इसमें काम लिखने का ज्यादा है थोड़ा। बाकी मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूंगा। अब देखो, चेक द कॉन्टिन्यूटी में यानी कि सारे के सारे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ चेक करना है फिर तुम्हें। अब कैसे चेक करूं मैं, इतने इनफाइनाइट पॉइंट्स तो चेक कर नहीं सकता। अब ये फंक्शन जो टूटा है वो जीरो पे टूटा है, और कहीं तो टूटा नहीं है। ये फंक्शन जीरो पे टूटा और कहीं तो टूटा नहीं। अगर मैं जीरो से छोटे पे बात करूं, अगर मैं जीरो से छोटे पे बात करूं, लिखना लिख के बताना पड़ेगा ना, सारे पॉइंट्स चेक करने हैं तुम्हें। एक्स इज लेस देन जीरो पे चेक करूं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो पे मुझे अब चेक करना है, तो मुझे यहाँ पे दो बातें लिखनी है। मुझे पता है कि भाई साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, ये पूरा डिटेल में लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, कोस एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, और एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस होता है। दो फंक्शन का सम भी कॉन्टिन्यूस होता है, इसलिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ये सारी बातें तुम लैंग्वेज में लिख दोगे, ठीक है। सिमिलरली फिर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब तुमने माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक सारे पॉइंट चेक कर दिए। अरे भाई जीरो पे ही तो टूटा है शुभम, जीरो से छोटे पे अलग फंक्शन है, जीरो से बड़े पे अलग फंक्शन है, तो टूट गया। अब इसमें क्या बताऊं कैसे टूटा। अब जीरो से बड़े का मतलब क्या है, जीरो से बड़े का मतलब है कि जीरो से इंफिनिटी तक, मतलब सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए। अब इसके ऊपर क्या बन रहा है, log x बन रहा है, और ये log की डोमेन होती है, तुम्हें पता है log जीरो से इंफिनिटी तक ही डिफाइन होता है, और इसके ऊपर ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। हम कह देंगे कि भाई log इज कॉन्टिन्यूस ऑन इट्स डोमेन विच इज जीरो से इंफिनिटी, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल पॉजिटिव रियल्स। ये लाइन लिख देंगे, है ना। तो देखो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक के सारे पॉइंट चेक हो गए, जीरो से इन्फिनिटी तक के चेक हो गए। समस्या रह गई बस किसकी, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो की। अब एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मैं एलएचएल निकाल दूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस करके, जीरो माइनस करके मैं लिमिट निकाल दूंगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये तुम निकाल लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ये आ जाएगी जीरो, सॉरी जीरो नहीं, वन। ये आ गई वन। प्राची, प्राची क्या गड़बड़ कर रही है, सोच के तो बोल प्राची। आरएचएल देखो, आरएचएल, आरएचएल में क्या करेंगे हम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस लगाएंगे, जीरो प्लस पे लॉग एक्स लगाएंगे। यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूशन कर दूंगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये आ जाएगी log ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस, सॉरी, जीरो प्लस एच। यहाँ पे log x लिख दिया क्या मैंने, चलो ठीक है log x लिख दिया, बाकी मैं log x नहीं लिखना चाहता था यहाँ पे। चलो ठीक है log x लिख दिया। अब राइट साइड से log कहाँ अप्रोच करता है भाई जीरो को, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, राइट साइड से log कहाँ अप्रोच करता है, देखो, जब जीरो के राइट से मैं देखूंगा थोड़ा सा, आरएचएल क्या आएगी बताओ, जीरो के राइट साइड से जब मैं देखूंगा तो ये फंक्शन मेरा माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये फंक्शन मेरा माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। तो इसके पास फिर डिसकंटिन्यूटी अब कैसी हुई, ये तो एलएचएल और आरएचएल ही बराबर नहीं आए, तो बात यहीं खत्म हो गई। तो ये सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी बोली जाएगी, या मिक्स्ड काइंड की बोलो इसको, ठीक। पर मेरा जो एक्चुअल क्वेश्चन था, ये बात समझ में आई कि ये सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि log x की जगह पे log x प्लस वन लू, जरा मैं ये करना चाह रहा था। जब मैं इसको log x प्लस वन लूंगा तो ये बनेगा मेरा क्या, जीरो प्लस एच और प्लस का वन, तो ये आ जाएगा मेरा log वन। और log वन मेरा कितना होता है, जीरो। मैं एक्चुअल में ये क्वेश्चन सोच रहा था, पर वो अच्छा बेटर क्वेश्चन डिस्कस हो गया है ना, वो एक बेटर क्वेश्चन डिस्कस हो गया। यहाँ पे log x प्लस वन लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, LHL और RHL बराबर ही नहीं आई, तो LHL और RHL अगर बराबर ही नहीं आई तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा जीरो पे, तो हम कह देंगे डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसके पास पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बस एक ही है, जीरो, हर जगह कॉन्टिन्यूस है। और यहाँ पे जीरो के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूटी अब कैसी है, फर्स्ट काइंड की है। ये वाली डिसकॉन्टिन्यूटी अब बन गई इसकी फर्स्ट काइंड की। तो मेरे को उम्मीद है अभी फर्स्ट काइंड, रिमूवेबल और ये सारी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी, कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। लिमिट, ये कॉन्टिन्यूटी पूरा हो गया तुम्हारा आज, ठीक है।
कल मैं डिफरेंशिएबिलिटी करके और कल ही डिफरेंशिएशन शुरू करा दूंगा। अब ये बताओ मुझे जरा कि लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो है उसकी प्रैक्टिस अलग करनी है या डिफरेंशिएशन के साथ कर लोगे, बताओ। अगर इसकी प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन के साथ कर लो तो हम कंबाइंड कर लेंगे। अगर अलग करना चाहते हो तो मैं आज शीट टाइप होने के लिए दे दूंगा, कल ये हो जाएगा। गीता, व्हाट्सएप का नंबर ना कोई भी उसमें से ले लो, डिस्क्रिप्शन में वीडियो, जो वीडियो है ना यूट्यूब की, उनमें हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, तो वो वहां पे तुम मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर कहोगे तो इकट्ठा करा देंगे, नहीं तो अलग से करा देंगे, पर फिर इसकी शीट मैं छोटी दूंगा। लिमिट वाला सेक्शन अलग ही रखिए, ठीक है? तो फिर इसकी अलग शीट में कल ही टाइप होने के लिए दे दूंगा, परसों इसकी कर देंगे। हाँ, मतलब इसकी प्रैक्टिस अलग, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की, मतलब लिमिट से रिलेटेड जो मैटर है अगर वो अलग रखना चाहते हो तो फिर अलग कर लेंगे, चलो ठीक है। तो मैं आज या कल, कल शीट टाइप होने के लिए दे दूंगा, परसों तक मिल जाएगी, परसों ही हमें करनी है। तो परसों फिर मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, उससे अगले दिन से हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही, मेरे को उम्मीद है क्लास हेल्पफुल लगी होगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे। बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय, गुड नाइट।